साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश किस प्रकार से व्यवहार करता है तथा प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण और वर्ण विक्षेपण घटनाओं को हमने देखा था कि ये सब घटनाएं प्रकाश देता है। और उसमें हमने विशेष रूप से परावर्तन के बारे में सीखा कि प्रकाश में परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो उसमें सबसे पहले हमने समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन देखा था और जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण हमारा समतल दर्पण होता है। और इस समतल दर्पण पर हमने प्रयोग करके भी देखा था कि किस प्रकार से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के दो नियम जो हमने पिछले उसमें लेसन में सीखे थे, उसमें पहला ये है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है और दूसरा ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। इसके बाद में हम लोग आज सीखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि यह परावर्तन चिकनी तथा पालिशदार सतहों पर होता है। नियमित परावर्तन कहां पर होता है? हमेशा चिकनी और पालिशदार सतहों पर होता है। अगली बात यह है कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत ही स्पष्ट बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? स्पष्ट बनता है। और अगली बात यह है कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तन के पश्चात भी समांतर ही रहती हैं। यानी जब कोई समांतर प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं तो परावर्तन के पश्चात भी वो समांतर ही रहती हैं। कुछ इस प्रकार से जैसे रहेगा, मान लिया ये हमारा दर्पण है और इसमें कोई दो समांतर किरणें आ रही हैं, तो अगर ये दो समांतर किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात ये समांतर ही रहेंगी। ये एक इसकी खास बात रहती है। तो हम लोगों ने नियमित परावर्तन में क्या समझा कि यह हमेशा चिकनी और पालिशदार सतहों पर ही होता है, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है और तीसरी बात यह है कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर ही बनी रहती हैं परावर्तन के पश्चात। प्रकाश की किरणें यहां होना चाहिए, किरणें। फिर इसके बाद में अगली चीज आती है, यानी दूसरा प्रकार जो होता है परावर्तन का, उसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ये अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन खुरदरी और असमान सतहों पर होता है। कहां होता है? खुरदरी और असमान सतहों पर होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। अनियमित परावर्तन में कोई स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। और तीसरी बात यह है कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। कोई एक दिशा इनकी निश्चित नहीं रह पाती है क्योंकि पृष्ठ खुरदरा होता है, इसलिए खुरदरे पृष्ठ के कारण भिन्न भिन्न दिशाओं में यह बिखर जाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो तीन तीन पॉइंट सबके लिए लिखे हुए हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में एक प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि समतल द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार के प्राप्त किए जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। और दूसरी बात यह है कि इससे जो प्रतिबिंब रहेगा वो हमेशा सीधा रहेगा। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा रहेगा? आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। अगली विशेषता यह है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा। कैसा बनेगा? हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा।
और तीसरी बात है, चौथी बात है, ये पॉइंट नंबर 4 होगा, ये पॉइंट नंबर 5 होगा। चौथी बात है कि दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। मान लिया कोई ये दर्पण है, तो इस दर्पण के सामने यहां पर अगर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के उतनी ही दूर पीछे बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूर पर की वस्तु रखी होती है। और अगली बात यह है कि पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन का मतलब कि बायां हिस्सा दायां प्रतीत होगा और दायां हिस्सा बायां प्रतीत होगा। जैसे अगर पी अक्षर है तो पी अक्षर, इसको क्या लगेगा कि ये कौन सा अक्षर बना है, क्यू बना है, तो पी अक्षर क्यू प्रतीत होगा और क्यू पी प्रतीत होगा। तो इसमें पार्श्व परावर्तन होता है या परिवर्तन होता है, परिवर्तन कह सकते हैं, पार्श्व परिवर्तन होता है यह है, अर्थात बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि गोली दर्पण क्या होते हैं। यानी गोली दर्पण पर हम परावर्तन के नियमों को समझेंगे। तो गोली दर्पण किसी गोले का हिस्सा होते हैं जो किसी गोले को केंद्र मान करके बनाए जाते हैं। ये किसी गोले का हिस्सा माने जाते हैं और यह गोली दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। यानी ऐसे दर्पण जो किसी गोले को केंद्र मानकर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जो किसी गोले को केंद्र मानकर बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, तो हम कहेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस भाग से होता है। तो वे दर्पण, अवतल दर्पण क्या होते हैं, वे दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन अवतल भाग से अर्थात धसे भाग से होता है क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। इनके बाहरी हिस्से पर यहाँ पर इस प्रकार से पेंट की जाती है कि कोई भी प्रकाश की किरण इस हिस्से को पार न कर पाए और परावर्तक तल यानी अंदर वाला हिस्सा जो है इस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये बहुत चिकना भाग होता है। तो ऐसे दर्पण हमारे कहलाएंगे क्या, अवतल दर्पण कहलाएंगे। अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनमें प्रकाश का परावर्तन अवतल भाग से यानी धसे हुए भाग से होता है। इसके बाद में इसका दूसरा प्रकार है जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो वे दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वे दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक दर्पण बनाया है, यहाँ इस धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी गई है और इधर का जो चिकना हिस्सा है ये परावर्तक तल कहलाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक परावर्तक तल ये होगा, ये उत्तल दर्पण हमारा कहलाएगा। अब बात आती है कि इन दर्पणों में चिन्ह की परिपाटी क्या रहेगी। तो चिन्ह की परिपाटी थोड़ा सा समझ लें और उससे पहले भी हम समझ लें कि हमारे शब्दावलियां कौन कौन सी इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि गोली दर्पण से संबंधित कौन कौन सी शब्दावलियां होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। हमने कहा कि ये किसी गोले को केंद्र मानकर बनाए जाते हैं। कोई जैसे एक गोला है तो उसका थोड़ा सा पार्ट काट लिया जाएगा, जैसे मान लिया हमने ये पार्ट काट लिया है और इस पार्ट पर हमने एक हिस्से में पॉलिश कर दिया। जैसे मान लिया हम इसके इस हिस्से में पॉलिश कर दें इधर
इस प्रकार से पेंट कर दें कि किरणें उधर की ओर ना निकल पाए। तो ये वाला, ये इतना हिस्सा जो काट करके बनाया गया है, जहां से यहां तक का ये हिस्सा जो है, इतने भाग से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये कहलाएगा दर्पण का द्वारक, यानी वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। मान लिया हमने इसको यम नाम दिया, इसको यन नाम दिया, तो mn क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। और जिस गोले को केंद्र मान करके बनाया गया है, उसको केंद्र से और इस द्वारक के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा ये कहलाएगी मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। और इसका जो केंद्र कहलाएगा, ये वाला केंद्र, इस केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये सब शब्दावलियां हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। और ये हिस्सा, बीच का इसका हिस्सा, ये कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। जनरली इसको हम पी अक्षर से डिनोट करते हैं, पी अक्षर से प्रायः इसको डिनोट करते हैं वैसे, और केंद्र को हम सी से लिखा करते हैं। तो हम लोगों ने वक्रता केंद्र समझ लिया कि जिस हिस्से को, यानी गोले का जो वक्रता होगी, कितनी वक्रता है, उसका जो सेंटर होगा, उसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से यानी यहां से ये पोल जो है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस से कहते हैं, इसलिए जनरली इसको हम आर से डिनोट कर लिया करते हैं, आर से प्रदर्शित कर लेते हैं। वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। इसी वक्रता केंद्र सी और पोल पी के मध्य बिंदु, यहां पर मध्य बिंदु पर इसका फोकस पॉइंट होता है, एफ होता है। तो फोकस बिंदु जो हो जाएगा वो मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ये वाली दूरी जो है वो कहलाएगी फोकस दूरी। यहां से यहां तक ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल एफ से लिख लिया करते हैं प्रायः, स्मॉल एफ से। कैपिटल एफ से भी लिखा जा सकता है, लेकिन कैपिटल एफ या स्मॉल एफ दोनों चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। तो फोकस दूरी हो गया। मुख्य अक्ष समझ लिए, ध्रुव समझ लिए, फोकस दूरी हम लोग समझ लिए। अब बचा मुख्य फोकस क्या चीज होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो हम ध्यान दें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। जैसे मान लिया इस केस में हम कहें तो यहाँ पर ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण गई, ये कोई प्रकाश की किरण गई, और ये प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल जाए, मान लिया यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर जो है हमारा दर्पण, मान लिया यहाँ पर अवतल दर्पण है, इधर वाला हम थोड़ा सा केस ले लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लिया ये इधर अब पालिश है, और इसका ये तो द्वारक बन जाएगा, इतना mn, ये हमारा क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। तो ये mn द्वारक हो जाएगा, और इसका केंद्र कहीं इधर होगा, तो केंद्र से
और इसके दर्पण के ध्रुव यानी द्वारक के मध्य बिंदु जिसको हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे, इसको मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। बिल्कुल इसी भांति सेम प्रोसेस रहेगा। अब यहां पर जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वह हमेशा फोकस से होकर के यानी यहां से होकर के निकल जाएगी। और इसी प्रकार से अगर कोई इधर से किरण आ रही है तो वो इधर को निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। यहां पर एक समझने वाली बात है, किरण इधर तो नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। किरण वास्तव में क्या होगा, किरण इधर निकल जाती है, लेकिन अगर इसे पीछे बढ़ाएं तो यहां से आती ही प्रतीत होती है। इसलिए इस किरण को हम डॉटेड लाइन से दिखाया करते हैं। इस किरण को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये वास्तव में नहीं मिलती है, हमको मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जरा इस बात को समझ लें अच्छी तरीके से। ये जो हमारा उत्तल दर्पण होगा, ये वाला उत्तल दर्पण कहलाएगा। और यहां पर प्रकाश की किरण जब समांतर जाएगी तो इधर तो जा नहीं पाएगी, ये इधर की ओर फैल जाएगी। और अगर इसे हम पीछे बढ़ाएंगे तो यह यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये भी किरण इधर की ओर फैल जाएगी, ये किरण इधर की ओर फैल जाएगी, ऐसे निकल जाती है। तो फिर हमारी परिभाषा क्या बन जाती है मुख्य फोकस की, इस बात को एक बार पुनः समझ लें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात जिस बिंदु पर यहां तो वास्तव में मिल रही हैं, मिलती ही यहां पर प्रतीत हो रही हैं, तो उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें सब हम लोग समझ गए होंगे कि मुख्य फोकस क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं, किसी भी बात को हम पहले कह सकते हैं, वो हमारा कहलाता है मुख्य फोकस। तो इतने परिभाषाएं जानने के बाद में हम देखते हैं कि थोड़ा सा शब्दावलियां कौन कौन सी यूज की जाती हैं, तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां से अगर हम कोई एक लाइन ड्रा कर लें, मान लिया यहां से हम एक सीधी लाइन ड्रा करते हैं, तो यहां पर इधर का ये चतुर्थांश बन जाता है। यहां पर इस प्रकार से समझिए, यहां से उधर की दूरी सब पॉजिटिव और इधर की दूरी सब निगेटिव, यानी ये एक्स अक्ष जो बनेगा, एक्स अक्ष बनेगा, ये एक्स अक्ष कहलाएगा। एक्स अक्ष की ये धन दिशा होगी और ये कौन सी दिशा होगी, ऋण दिशा होगी। ऐसे ही ये वाई अक्ष कहलाएगा, वाई अक्ष की ये धन दिशा होगी और ये वाई की ऋण दिशा होगी, ऋण दिशा होगी। तो एक्स अक्ष की ये धन दिशा कहलाएगी, यानी इधर की दूरियां सब हम पॉजिटिव लेंगे और इधर की दूरियां निगेटिव लेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार से वाई अक्ष में ऊपर की ओर ये वाई अक्ष की धन दिशा होगी, वो चाहे इधर हो या इधर हो, दोनों तरफ ये पॉजिटिव ली जाएगी। और नीचे की चाहे वो इधर हो या इधर हो, ये दूरियां निगेटिव ली जाएंगी। तो आज हम लोग इतना ही सीखें। इसके बाद में अगले दिन हम इसके आगे का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। धन्यवाद।